डॉक्टर साहब ये बताइए कि एआई के हवाले से इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है और हमारा पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी, दुनिया तो ऑफ कोर्स बहुत तेज़ी से एआई में आगे की तरफ जा रही है, और वो इसी वजह से जा रही है। जो दौड़ है वो ये है कि एक की डेटा जिसे एआई सिस्टम्स ट्रेन होने हैं, वो कौन जनरेट करेगा, वो किसकी ओनरशिप होगी, क्या वो पब्लिक डोमेन में होंगे। ये जो एआई मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं, अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार का मॉडल है तो क्या ये एक कंपनी ओन करेगी, या इसको पब्लिक डोमेन में यूं कर दिया जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के डेटा से आकर ट्रेन हुआ है कि और लोग इसको इस्तेमाल करके चीज़ें बना लें। तो एक तो दुनिया में ये सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड एआई की एक बड़ी डिबेट है इस वक्त। सिलिकॉन वैली में पिछले 2-4 हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी एआई की कंपनीज जो हैं वो इस मखमसे में, बहुत सारे उनके सीईओज और बोर्ड चेंज हो रहे हैं। ओपन एआई आपके सामने एक एग्जांपल थी, ये बड़ी कंपनी है और लार्जली ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है। इसी तरह और एआई के जो मॉडल्स हैं वो एक्चुअली बड़ी कॉरपोरेशन इस वक्त ओन करती हैं। तो एक सवाल तो ये है कि डेटा कौन ओन करेगा। ये जो डेटा से ट्रेन मॉडल हो रहे हैं मेडिसिन में, टेक्स्ट की जनरेशन के, चैट जीपीटी की तरह के, या वीडियो या ऑडियो, जो कि करोड़ों लोगों के डेटा से जनरेट हुए हैं, उसको कौन ओन करेगा। तो बहरहाल एक ये तो बड़ी डिस्कशन है, पर यूं सोचिए कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है। वो दुनिया जो कि एआई इस्तेमाल कर सकेगी, और वो जो एआई इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। सोचिए अगर आपकी कोई सी पोर्ट है, गवादर की एग्जांपल ले लेते हैं, वर्सेस कोई और सी पोर्ट है। अगर ये इंटायरली ऑटोमेटेड है, रोबोटिक है, एआई की मदद से इंटेलिजेंट रोबोट्स वहाँ पे लॉजिस्टिक्स करते हैं, और यहाँ पे 1,000 शिप्स का सामान उतारा या रखा जा सकता है, एज अपोज टू एक पोर्ट जहाँ पे मैनुअल लेबर है और दिन में 100 शिप्स को उतारा या रखा जा सकता है, तो उसका इकोनॉमी पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो दो तरह की दुनिया होगी, कि जिसके पास एआई है और जिसके पास एआई नहीं है। अब पाकिस्तान में ये डिबेट नहीं है कि हम एआई में कुछ करें। एक तो हमारा ऑफ कोर्स एक नेशनल कंप्यूटिंग और एआई सेंटर है जो कि बनाया गया है, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट भी है। और पाकिस्तान शायद दुनिया में टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आगे। सो अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपको हर जगह पे पाकिस्तानी ब्रिलियंस नज़र आती है। मिडिल ईस्ट में बहुत जगहों पे, अमेरिका में, यूनिवर्सिटीज़ में, कंपनीज़ में, कई जगहों पे आपको पाकिस्तानी ब्रिलियंस नज़र। तो पाकिस्तानी ब्रेन्स जो हैं वो बहुत दुनिया भर में अच्छा काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का, जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, और एआई को एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया कैसे लेके आगे चल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये देखिए कि जैसे सऊदी अरब है, उसके पास ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और वही उनकी इकोनॉमी को ड्राइव करता है। लेकिन अब वो देखते हैं कि दुनिया बहुत जल्दी सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऑयल की वो अहमियत नहीं रहेगी। तो उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं स्ट्रेटिजिकली इन्वेस्ट करने के लिए, वो सेमीकंडक्टर्स है कि सिलिकॉन की जो चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स, ये कौन बनाएगा, तो खुद बनाने चले हैं। एआई में वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हब बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो वो मॉडल्स और डेटा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उन करेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगी। और एआई को पावर करने के लिए कंप्यूटिंग सिस्टम्स बहुत चाहिए, तो पावर बहुत चाहिए। इस वक्त उनके पास एनर्जी चीप है, तो वो बड़े बड़े ये डेटा सेंटर्स और चीज़ों को पावर कर सकते हैं, जिससे एआई के सिस्टम्स वहाँ से रन हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इवन दो देयर पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन यूँ नहीं कि हमें ये समझ आ गई कि हम अपनी कोई डेटा पॉलिसी बनाएं, उस डेटा को ओपन रखना है या क्लोज रखना है, उससे कौन से एआई सिस्टम्स ट्रेन होंगे, एआई की कोई कंपनी या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन रही है तो हुकूमत उसको किस तरह सपोर्ट कर सकती है, किस तरह उसको इंसेंटिवाइज कर सकती है। तो दुनिया तो एआई में ऑफ कोर्स बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, और सेमीकंडक्टर्स में बहुत आगे की तरफ तेज़ी जा रही है। जुड़ी फील्ड्स हैं, क्योंकि बहुत तेज़ सेमीकंडक्टर्स चाहिए एआई को चलाने के लिए। तो इन दोनों में अमेरिका, चाइना और अब सऊदी स्ट्रेटिजिकली जिन ममालिक का 20 साल का विजन है, वो तेज़ी से इन फील्ड्स में आगे जा रहे हैं, और दुनिया ये दीवारें भी काफ़ी ऊंची करती चली जा रही है। आपने देखा है कि अब चाइना और अमेरिका में एआई की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से, ये अब दो अलग दुनियाएं बनती चली जा रही हैं सप्लाई चेन की। और पाकिस्तान को स्ट्रेटिजिकली इस वक्त ये डिसाइड करना है कि हमने किन एरियाज़ में इन्वेस्ट करना है। लेफ्ट टू मी मेरा ख्याल है वो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो एआई है, वो साइबर सिक्योरिटी है, और तीनों में ऑफ कोर्स दुनिया के मुकाबले में हम इस वक्त बहुत पीछे। अच्छा अली, आप क्या सजेस्ट करें कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल को, पाकिस्तानी यूथ को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि किस किस तरीके से वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं? देखें, एक तो सबसे पहले ये कि आपको ब्रेन्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और उसमें
हमारे यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने दिखाया आईटी की बड़ी वो एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, बड़ा बिजनेस भी लाते हैं, मुल्क को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब उसको हमें चैनलाइज करना है टुवर्ड्स हाई टेक इंडस्ट्रीज़। मतलब हमारे यंगस्टर्स बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन वो लो हैंगिंग फ्रूट ज़्यादा आता है हमारे पास, और जो हाई टेक या स्टेट ऑफ द आर्ट काम है वो वही करते हैं जो बाहर जाके कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दीवारें बड़ी ऊंची हो रही हैं। अब एआई के इर्द गिर्द मुझे लगता है, और जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्हें लगता है, ये दो कैंप्स हैं। एक टेक्नोलॉजी वाले हैं जो कहते हैं बनाते जाओ बनाते जाओ, दूसरे सोशल साइंस वाले हैं जो कहते हैं ज़रा रुको, देखो इसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे एक आर्म्स रेस नज़र आ रही है जो अभी शुरू हो गई है। जिस तरह अमेरिका ने कहा कि चाइना को अब हम अपनी लेटेस्ट चिप्स नहीं देंगे, जो सबसे तेज़ प्रोसेसर हैं वो उनको हम नहीं देंगे। चाइना अपने सेमीकंडक्टर बनाने की तरफ जा रहा है, और ये अब एक आर्म्स रेस होगी। और एआई की कैपेबिलिटी कहाँ किस किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन एप्लीकेशंस पे लगाया जाएगा। अभी तक जो पब्लिक एआई कैपेबिलिटी देख रही है वो तो बड़ी बिनाइन सी है, वो कोई उस तरह ख़तरनाक नज़र नहीं आती। टेक्स्ट जनरेट कर दिया, इमेजेस बना ली, वीडियोस, हालांकि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप वॉरफेयर में आ जाएं, आप वॉर गेमिंग में आ जाएं, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ख़तरनाक भी हो सकती हैं। और इस पे यूरोपियन यूनियन ने अभी रेगुलेशन पास की है पिछले हफ्ते ही, जिसमें उन्होंने पहली पॉलिसी बनाई है। और बहुत सारे जो एआई के बड़े बड़े नाम थे उन्होंने खतूत लिखे दुनिया की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को कि इस पे पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। अब उसमें उन्होंने एक तो कहा कि जब भी इंसान किसी एआई से इंटरेक्ट करे उसको पता होना चाहिए कि मैं एआई से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह हमने मिसाल दी कि आप इंतहा पसंदी की तरफ एआई चैटबॉट को अगर आपने इस्तेमाल करना है किसी को धकेलने के लिए, या किसी पॉलिटिकल कैंपेन में उन्हें इस्तेमाल करना है कि भाई आप हमारे कैंडिडेट को वोट दो, या चाइना बैठ के अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफियर करे, अमेरिका बैठ के रशिया के इलेक्शंस में इंटरफियर करे, तो ये टूल्स जो हैं उसको तेज़ी से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो फिर ईयू ने ये पॉलिसी भी बनाई, यूरोपियन यूनियन ने, कि डिफरेंट कैटेगरीज़ की कि ये लो रिस्क यूज़ है ये आप करें, लेकिन ये जो सेक्टर्स हैं ये हाई रिस्क हैं, इसके अंदर ओवरसाइट भी ज़रूरी है, इसके अंदर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, और रेगुलेशन बड़ी ज़रूरी है। देखिए इतनी पावरफुल चीज़ ये पहली दफ़ा हुआ है कि ये टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के हाथ में है। ये हुकूमतों का इस पर उतना कंट्रोल नहीं है जितना प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट इदारों का है, तो उसकी रेगुलेशन भी बड़ी ज़रूरी है। तो अब यूरोपियन यूनियन ने ये कदम लिया है जो बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है अच्छी बनाई है, और इससे हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। अब ईयू ने बैन किया है कि आम तौर पे अनलेस कोई टेररिस्ट एक्टिविटी आप फेशियल रिकग्निशन यूज़ नहीं कर सकते। अब एआई इतना केपेबल है, उसके अंदर आप फीड करें इतनी वीडियोस जो भी पब्लिक कैमरास की हैं, तो वो आपकी पूरी वेयर अबाउट्स, आप क्या करते हैं, क्या वो एबिलिटी हो सकती है कि जनरेट किया जाए, क्योंकि एआई को जिस किस्म का आप डेटा देंगे उस पे वो काम करता है। तो इसलिए रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, और हमें अपना टैलेंट पाकिस्तान, हमें अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। ये नेशनल सिक्योरिटी के एम्बिट में भी आएगा कि आप किस किस्म की कंटेंट, किस किस्म की चीज़ें, किस किस्म की सोच बदल रहे हैं। जिस तरह हम यहाँ 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते थे, 6th जनरेशन वॉरफेयर पे आ जाए आप। तो अब ये एक नई दुनिया है, एक नए रिस्क्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और पहली दफ़ा शायद ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने जनरली ब्लू कॉलर जॉब्स ली हैं, यानी मजदूरी वाले काम लिए हैं कि रोबोट वेल्डिंग कर लेता है, गाड़ियाँ बना लेता है। लेकिन पहली दफ़ा वाइट कॉलर जॉब्स, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, चाहे वो हमारा काम हो, लिखना हो, वो इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए पॉलिसी ज़रूरी है कि बेरोज़गारी को भी हमने देखना है किधर बढ़ेगी। कंपनीज प्रॉफिट के लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्या इससे बेरोज़गारी बहुत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इंसानों के सारे काम तो एआई ले लेगा? ये दुरुस्त बात है जी। और देखिए जो नेचर ऑफ जॉब्स है वो तो बिल्कुल यकसर बदलने वाली है। वो तमाम जॉब्स जो कि रिपेटिटिव है नेचर में, रिपेटिटिव का मतलब है कि देख कर सीखी जा सकती हैं। एआई सिस्टम्स एग्जाम्पल से लर्न करता है, तो अगर कोई भी चीज़ देख कर सीखी जा सकती है तो वो ऑटोमेट हो जाएगी एआई की मदद से। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू लुक एट जॉब्स राइट नाउ। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं एग्रीकल्चर में, लॉजिस्टिक्स में, आप कोई ऐसा काम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, इवन अगर आप मेडिकल डॉक्टर हैं, आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं
आपके वो सिम्टम्स पूछता है, चंद रिपोर्ट्स मांगता है, उन रिपोर्ट्स को पढ़ता है, कुछ सवाल पूछता है और आपको एक दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है। तो ये तो सर्टनली एआई सिस्टम्स रिप्लेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लीगल इशू है, इसलिए शायद इस तरह से डायग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस में, प्रिस्क्रिप्शन में अभी इस्तेमाल नहीं, और इसमें एथिकल कंसर्न्स भी बहुत होंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जो प्रोसेस जो कंसेप्चुअली एक डॉक्टर फॉलो करता है, आपके सिम्टम्स पूछता है, सवाल पूछता है, चंद डायग्नोस्टिक्स देता है, उसको देख के फैसला करता है और आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है, ऑफ कोर्स ये ऑटोमेट हो सकता है। तो ये तो बहुत नेचर ऑफ जॉब, जैसे अली ने कहा, नॉट जस्ट ब्लू कॉलर, बाय हाई एंड जॉब्स, इवन लॉयर्स एंड मेडिकल डॉक्टर्स एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स, ये टीचर्स, राइटर्स, न्यूज़कास्टर्स, कॉपी एडिटर्स, ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स रैपिडली बदलने वाली। लेकिन हेयर इज़ द थिंग टू अंडरस्टैंड, इसके एआई दो वजूहत से मैंने शुरू में कहा था, एआई को हम एआई अब इसलिए रियल हो गई है कि उसमें बहुत उसको डेटा मुयस्सर है और कंप्यूटिंग पावर उसको बहुत मुयस्सर है। तो ये जो डेटा है, ये कौन जनरेट करेगा, कौन प्रोसेस करेगा, कौन इन एआई सिस्टम्स को ट्रेन करेगा, ये एक बिल्कुल नई नौइयत की जॉब्स दुनिया में बन जाएंगी, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स होंगे जो डेटा को क्लीन करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उससे एआई सिस्टम्स को ट्रेन करेंगे। सो अब जॉब रिपेटिटिव नेचर की नहीं रह जाएगी। अब ये नहीं रह जाएगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कॉल कब करनी है, कब नहीं करनी। अब जॉब ये रह जाएगी कि किसने वो सॉफ्टवेयर लिखना है, किसने ट्रेडर्स का वो डेटा इकट्ठा करना है, जो इस सिस्टम को फीड करना है, जिससे वो ट्रेन होकर खुद ही से ट्रेडिंग शुरू कर देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसने वो सेंसर्स बनाने हैं जिससे ऑपरेशन थिएटर में कोई ऐसी इंसाइट डॉक्टर को या सर्जन को या एक इंटायरली ऑटोमेटेड सिस्टम को मिल जाए जो कि आप पे सर्जरी कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सो ये अब यकसर बदल जाएगी। हम पाकिस्तान में बहुत ये वर्ड इस्तेमाल करते रहे, नॉलेज इकोनॉमी का। अब आई थिंक इट हैज़ हैपेंड एंड ये अब नागुज़ीर है। अब पाकिस्तान कैन नो लॉन्गर वो कैन कंटिन्यू टू थ्राइव जहाँ पे हर चीज़ मैनुअल लेबर से, और हम लेबर आर्बिट्राज क्या फ़ायदा उठाते हैं, खा वो टेक्सटाइल हो, वो एग्रीकल्चर हो, क्योंकि यहाँ पे लेबर चीप है, बहुत सारे लोग मुयस्सर हैं, इसलिए टेक्सटाइल यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती है, यहाँ से सर्विसेज एक्सपोर्ट हो सकती हैं, आईटी की हों, कॉल सेंटर्स की हों। दुनिया के सारे कॉल सेंटर्स ऑटोमेट होने चले हैं, क्योंकि आपको अगर दूसरी तरफ चैट जीपीटी टाइप एआई सिस्टम है, चैट बॉट है, तो फिर आपको कॉल सेंटर पे किसी इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं, वही आपकी मदद कर देगा, एंड सो ऑन। सो वो तमाम चीज़ें जो रिपेटिटिव इन नेचर हैं, जिसमें स्किल की कम रिक्वायरमेंट जो देख के सीखी जा सकती हैं या किसी नॉलेज से ट्रेन हो सकती हैं, वो तमाम ऑटोमेट होने वाली हैं। और इफ़ आई हैव लर्नड एनीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, तो जो चीज़ हमें लगता है 20 साल में होगी, वो 2 साल में हो जाती है। तो ये इट इज़ अपॉन अस, ये 4-5 साल का सफ़र है जिसमें दुनिया की नेचर ऑफ जॉब्स इज़ गोइंग टू फंडामेंटली अच्छा चेंज। अली,